नमस्ते। जब भी हम हिंदी कविताओं की बात करते हैं तो अक्सर हमारा ध्यान भावनाओं, रस और शब्दों पर जाता है, राइट? लेकिन सोचिए, क्या हो अगर मैं कहूं कि इन खूबसूरत भावनाओं के पीछे एक पूरा का पूरा गणित छिपा है। जी हाँ, एक ऐसी मैथमेटिकल रिदम जिसे बकायदा डिकोड किया जा सकता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी दिलचस्प रहस्य को सुलझाने वाले हैं। चलिए गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि कविताएं सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सटीक विज्ञान है। आज की इस चर्चा में हम कुछ खास चीजों पर फोकस करेंगे, जैसे छंद का असल रहस्य क्या है, इसके मुख्य अंग, लघु और गुरु का वो मजेदार मैट्रिक्स, इसके अलावा एक अचूक गण फॉर्मूला और अंत में दोहा, सोठा और चौपाई जैसे प्रमुख छंदों को सेकंड्स में पहचानने की ट्रिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला भाग, छंद का रहस्य। आइए कविता के इस लयबद्ध इतिहास और इसके पीछे के दर्शन को थोड़ा करीब से समझने की कोशिश करते हैं। महर्षि पाणिनि को तो हम सब जानते हैं, उन्होंने व्याकरण के कितने कठोर नियम बनाए, लेकिन छंद के बारे में उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत बात कही थी कि जो आह्लादित करे, यानी जो मन को प्रसन्न करे, वही छंद है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आज हम ग्रामर के जो भी टेक्निकल रूल्स डिस्कस करने वाले हैं ना, उनका अल्टीमेट गोल कविता में आनंद और एक सुंदर लय पैदा करना ही है। और देखिए, ये नियम कोई एक दो दिन में नहीं बने हैं। कि आपको पता है कि छंद का सबसे पहला उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है? बिल्कुल। इसके बाद आचार्य पिंगल ने इस पर एक पूरा शास्त्र ही लिख डाला, जिसे आज हम पिंगल शास्त्र के नाम से जानते हैं। यही वजह है कि छंद को पिंगल भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किसी भी कविता को गढ़ने के लिए किन चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। भाग 2, छंद के मुख्य अंग। किसी भी बिल्डिंग की तरह कविता के भी कुछ फाउंडेशनल ब्लॉक्स होते हैं। इस टूलकिट में सबसे पहले आता है गति, यानी पढ़ने का फ्लो। फिर जहां हम सांस लेने के लिए थोड़ा ठहरते हैं, उसे यति कहते हैं। कविता के आखिर में जो राइमिंग वर्ड्स होते हैं वो तुक कहलाते हैं। और हाँ, पंक्तियों को चरण या पाद कहा जाता है। इन पंक्तियों में अक्षरों को वर्ण और उनकी गिनती को मात्रा कहते हैं। अंत में आता है गण, जो 3 अक्षरों का एक सेट होता है। बस यही वो पूरी टूलकिट है जिससे हर कविता तैयार होती है। अब आते हैं आज के सबसे रोमांचक हिस्से पर। भाग 3, लघु और गुरु का खेल। इसे आप हिंदी कविता का अपना बाइनरी कोड मान सकते हैं। तो मात्रिक छंदों में सारा का सारा खेल इस मात्रा यानी समय पे टिका होता है। किसी अक्षर को बोलने में जो वक्त लगता है ना, उसे मात्रा कहते हैं। इसके 2 सिंपल रूल्स हैं। पहला है लघु, जिसे एक सीधी खड़ी पाई की तरह दिखाया जाता है और इसकी वैल्यू होती है 1 बीट। दूसरा है गुरु, जिसे अंग्रेजी के एस जैसा बनाया जाता है और इसकी वैल्यू होती है 2 बीट्स। ये मात्रा कैलकुलेशन की एकदम एब्सोल्यूट फाउंडेशन है। अब ये 1 और 2 बीट्स आके डिसाइड कैसे होती हैं? इसे एक फॉर्मूले की तरह याद रखना बहुत आसान है। जो छोटे स्वर होते हैं, जैसे अ, ई, उ और री, इनके लिए हमेशा लघु यानी 1 बीट काउंट होती है। वहीं जो बड़े स्वर हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, ओ और औ, ये गुरु माने जाते हैं, इसलिए इनकी सीधे 2 बीट्स गिनी जाती हैं। लेकिन रुकिए, यहां एक छोटी सी ट्रिक भी है। एक स्पेशल गुरु रूल होता है। अगर किसी अक्षर पर अनुस्वार हो, यानी बिंदी या फिर विसर्ग हो, तो उसकी मात्रा तुरंत डबल यानी 2 हो जाती है। और सबसे बड़ा गेम चेंजर, अगर कविता में कोई आधा व्यंजन आता है तो उससे ठीक पहले वाले अक्षर पर थोड़ा ज्यादा जोर पड़ता है। इस वजह से उस पहले वाले अक्षर की मात्रा बढ़कर 2 बीट्स की गुरु बन जाती है। ये रूल अक्सर हमारी गिनती पलट देता है, तो इसका ध्यान रखना है। आइए अब उस अल्टीमेट चीट कोड की तरफ बढ़ते हैं जो वर्णिक छंदों को आसानी से डिकोड करने में मदद करता है। भाग 4, अचूक गण फॉर्मूला। यमाता राजभानसलगा। ये लाइन सुनने में किसी प्राचीन जादुई मंत्र जैसी लगती है ना? लेकिन ये सिर्फ शब्दों की कोई रैंडम स्ट्रिंग नहीं है। इस एक इकलौती लाइन में छंद शास्त्र के 8 गण का पूरा कॉम्बिनेशन बड़ी ही चतुराई से एनकोड किया गया है। इस फॉर्मूले को डिकोड करने के सिर्फ 3 आसान स्टेप्स हैं। पहला, आपको जो भी गण निकालना है, इस फॉर्मूले में उसका शुरुआती अक्षर पकड़ लीजिए। दूसरा, उस अक्षर के आगे के 2 और अक्षर जोड़कर एक 3 लेटर का ग्रुप बना लीजिए। और तीसरा स्टेप, बस उन तीनों अक्षरों पर लघु और गुरु की बीट्स मैप कर दीजिए। है ना आसान? चलिए इसे प्रैक्टिकली देखते हैं। मान लीजिए हमें यगण निकालना है, तो पहला अक्षर लिया य, आगे के 2 अक्षर जोड़े तो बना यमाता। अब मात्रा लगाइए, 1 2 2, एकदम सटीक। अगर मगण चाहिए
तो म से शुरू कीजिए, बनेगा माँ तारा यानी 222, और तगड़ के लिए त से मिलेगा, ताराज मतलब 221, बिना किसी गलती के। ये फॉर्मूला हर बार सही मैथमेटिकल बीट्स बता देता है। अब हम इस विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से पर पहुंच गए हैं, जहां ये सारे नियम आपस में जुड़ते हैं। भाग 5, प्रमुख छंदों की पहचान। आइए देखते हैं कि सिर्फ मात्राएं गिनकर कविताएं चुटकियों में कैसे पहचानी जाती हैं। नंबर 16, ये अंक एक गोल्डन की यानी सुनहरी चाबी है। जब भी किसी कविता की चारों पंक्तियों में गिनती बिल्कुल 16 मात्राओं की निकले, तो बस आंख बंद करके कह दीजिए कि ये चौपाई है। ये एक सममात्रिक छंद है, जिसका मतलब है कि हर एक लाइन पूरी तरह से बैलेंस्ड है, एकदम 16 बीट्स के साथ। लेकिन हर जगह सब कुछ बराबर नहीं होता। एक कॉन्सेप्ट होता है अर्ध सममात्रिक छंद, यानी हाफ इक्वल। इसमें एक छोड़कर एक लाइन आपस में बराबर होती है। मतलब पहली और तीसरी लाइन की बीट्स सेम होंगी और दूसरी और चौथी लाइन की बीट सेम। आगे के मशहूर छंदों को पहचानने का यही सबसे बड़ा सीक्रेट है। दोहा और सोरठा ये इसके सबसे बेहतरीन उदाहरण है। दोहा में क्या होता है कि पहली और तीसरी लाइन में 13 मात्राएं होती हैं और दूसरी चौथी में 11। लेकिन जरा सोरठा को देखिए, ये दोहे का बिल्कुल मिरर ऑपोजिट है। सोरठा में पहली और तीसरी लाइन में 11 और दूसरी चौथी में 13 बीट्स होती हैं। बस मात्राएं गिनते ही तुरंत क्लियर हो जाएगा कि जो कविता हम पढ़ रहे हैं वो दोहा है या उसका उल्टा रूप सोरठा। चलिए अब कुछ लंबी कविताओं का ब्लूप्रिंट भी समझ लेते हैं, केवल उनके टोटल बीट्स पर फोकस करके। अगर एक लाइन में मात्राओं का टोटल 24 है तो वो रोला छंद कहलाएगा। अगर ये बीट्स बढ़कर 26 हो जाएं तो हम उसे गीतिका कहेंगे। और अगर टोटल काउंट 28 पर पहुंच जाएं, जिसमें 16 और 12 का कॉम्बिनेशन हो, तो वो भारी भरकम हरी गीतिका बन जाता है। यहाँ 28 बीट्स के साथ थोड़ा से कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन इसे यति यानी ठहराव तुरंत दूर कर देता है। ध्यान दीजिए, अगर टोटल 28 मात्राएं हैं लेकिन ठहराव 15 और 13 पर आता है तो वो एक अर्ध सममात्रिक छंद उल्लाला होगा। लेकिन अगर वही 28 मात्राएं 16 और 12 के परफेक्ट बैलेंस में टूटती हैं तो वो सममात्रिक छंद हरी गीतिका होगा। देख रहे हैं ना, बस एक ठहराव यानी पॉज की जगह बदलने से कविता का पूरा स्ट्रक्चर ही बदल जाता है। इन सारे गणितीय सूत्रों और लॉजिक को समझने के बाद दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल आता है। अगर इंसान की सबसे गहरी और खूबसूरत भावनाओं को 11 और 13 बीट्स के मैथमेटिकल फॉर्मूले में एकदम परफेक्टली फिट किया जा सकता है, तो आखिर कविता है क्या? क्या ये भावनाओं को व्यक्त करने की कोई स्वतंत्र कला है या फिर सदियों पहले ईजाद किया गया एक प्योर साइंस? ये हिंदी भाषा की वो छिपी हुई आर्किटेक्चरल जीनियस है जो आज भी हमें हैरत में डाल देती है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको थोड़ा विचार जरूर करना चाहिए। चलिए आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं रोकते हैं। ऐसे ही किसी नए और दिलचस्प विषय के साथ फिर मिलेंगे।